to Study with Riddhi. So today we are here with the lecture 2 of chapter 2 Principles of Management, one shot of class 12 business studies. So let's begin. So in today's lecture we will be covering 14 principles of management by Fayol and difference between Fayol and Taylor's theories of management. और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है for your board's examination. So Fayol's principle of management. The very first principle of Fayol is division of work. And also students, ये सारे principles करने के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको 14 principles बिल्कुल याद रह जाएंगे कि कौन से है और क्या क्या उनके names है. So let's begin now. So the first one is division of work. इसके नेम में ही इसका मीनिंग छुपा है, यानी कि वर्क को डिवाइड करना स्मॉल टास्क्स में. ठीक है, तो अब जब हम वर्क को स्मॉल टास्क्स में डिवाइड करेंगे तो अब हम सबकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो जब हम स्पेशलाइजेशन और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड करेंगे तो सब अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड होंगे और ग्रेटर एफिशिएंसी आएगी उस काम में. राइट, सो वही इसके पॉइंट्स में लिखा है दैट वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स डन बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट्स विच लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी. ये मैंने आपको की पॉइंट्स में प्रोवाइड किया है ताकि आपको ये की पॉइंट्स में याद रह जाए और आप इसका आंसर फ्रेमिंग करके लिख सकते हैं. अगर आप बोलेंगे तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर फ्रेमिंग भी सिखा दूंगी. सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स. किसी को राइट होना कि वो ऑर्डर्स दे पाए, डिसीजंस ले पाए, दैट इज अथॉरिटी. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्यूटी टू कंप्लीट ऑर्डर्स, यानी कि जो भी आपको ऑर्डर दिया है उस अथॉरिटेटिव इंसान ने उस ऑर्डर को कंप्लीट करने की ड्यूटी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी किसी इंसान के पास तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, और अगर किसी के इंसान के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ वर्क हो सकता है. तो यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ये है इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ Fayol विच इज डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन तो हम सबको पता ही है, रूल्स को ओबे करना, जिससे कि क्या होगा, फंक्शनिंग बहुत स्मूथ होगी मैनेजमेंट की. सो डिसिप्लिन में वही है, ओबीडियंस टू रूल्स एंड एग्रीमेंट्स एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग. फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका जो बॉस है वो एक ही होगा. इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर बहुत सारे बॉस एक ही टाइम पे ऑर्डर देंगे तो किसी का कुछ और ऑर्डर होगा, किसी का कुछ और होगा, तो जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी. तो एक ही बॉस एक ही एम्प्लॉय को कमांड करे, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, जिससे नो डुअल सबऑर्डिनेशन हो, यानी कि कंफ्यूजन ना हो जाए काम करने में. ओके, एंड उसके एग्जीक्यूशन में. इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ही अफेक्ट करे उसका ऑर्डर, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड. फिफ्थ वन इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव ये तो हमें पता ही है कि हम खुद से कुछ इनिशिएट करें, यानी कि इंडिपेंडेंटली कोई टास्क परफॉर्म करे. तो इसमें वही आता है कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना कि वो खुद से एक्ट करे इंडिपेंडेंटली और सजेशंस दे. एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को एनकरेज करने का भी पॉइंट इनिशिएटिव के ही अंडर आता है. कमिंग टूवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इसमें ये आता है पॉइंट कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए ओवर द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट. एम्प्लॉय का जो भी इंटरेस्ट है उसको साइड में रख के पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया जाए. ओके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके. As simple as that. Seventh one is stability of tenure of personnel, यानी कि जॉब सिक्योरिटी मिलना एम्प्लॉय को. ठीक है, अगर एम्प्लॉय को एक सिक्योर्ड जॉब मिलेगी कि हाँ आपको आपका ये टेन्योर है, आपका 6 months का टेन्योर है या 1 year का टेन्योर है, तो फिर वो जो भी एम्प्लॉय होगा वो अपना काम बिना किसी टेंशन के कर पाएगा और अच्छा रिजल्ट दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को. तो उसको एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देना बहुत ही ज़रूरी है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ Fayol. और नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन, ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बार बार किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र या टर्मिनेशन नहीं करवाना चाहिए ताकि उसकी भी एक सिक्योर्ड जॉब हो. राइट, और उसको सेटल डाउन होने का टाइम मिलता है इससे. नाउ द एट्थ वन इज ऑर्डर.
ऑर्डर यानी कि हर चीज बिल्कुल ऑर्डर से हो, राइट पर्सन एट राइट जॉब हो, और जितनी भी चीजें हैं वो सब अपनी प्लेस पे हो, ताकि सारा काम बिल्कुल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो। सो इसको हम इसी एक लाइन से याद कर सकते हैं, राइट पर्सन एट राइट जॉब, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, सब कुछ ऑर्डर में होना। ठीक है, इसके नेम में ही आंसर है, आप सब देख रहे हैं नेम्स में ही उनका आंसर छुपा है। नाइन्थ वन इज स्केलर चेन। स्केलर चेन होती है एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये एक चेन ऑफ कमांड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्डर होता है वो टॉप अथॉरिटी से बॉटम अथॉरिटी तक फ्लो करती है, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉय होता है वो अपने इमीडिएट बॉस को ही रिपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है, देखो जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, ओके, तो उसका जो इमीडिएट बॉस होगा, सपोज करो कि प्रोडक्शन वाले का कोई भी XYZ करके बॉस है, तो वो उसको ही रिपोर्ट करेगा, किसी और को नहीं करेगा। जो उसके ऊपर होगा, जस्ट ऊपर जो उसके बॉस होगा इमीडिएट, उसी को ही रिपोर्ट करेगा। जो चेन के अकॉर्डिंग चल रहा होगा वही वो रिपोर्ट करेंगे। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, सपोज अगर प्रोडक्शन वाले को इमीडिएट कोई काम है और उसको करना ही पड़ेगा सेल्स वाले डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय बॉस से बात, तो फिर उसको गैंग प्लैंक करना पड़ेगा। ये जो गैंग प्लैंक है ये इमरजेंसी केस में ही फॉलो होता है। ये बेसिकली स्केलर चेन को तोड़ता है और फिर हम जिस भी बॉस से चाहें उससे इमीडिएट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो दैट इज गैंग प्लैंक, राइट। नाउ द 10th वन इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, इसके नेम में ही आंसर है अगेन, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी की कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना और सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना। 11th वन दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर जो है वो फ्यू हैंड्स में है, अथॉरिटी फ्यू हैंड्स में ही है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके नेम से आप ऐसे निकालो, डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, बट दोनों के बीच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी ना हो कि अथॉरिटी सिर्फ फ्यू हैंड्स के पास ही है, और ऐसा भी नहीं हो कि टॉप लेवल के पास कोई पावर ही नहीं है, सब कुछ ही उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत नेसेसरी है, सिंपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, बट यूनिटी ऑफ कमांड को हम रिमेंबर रखेंगे वन बॉस वन एम्प्लॉय से, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को हम रिमेंबर रखेंगे वन हेड वन प्लान से। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम बात करते हैं वन हेड वन प्लान, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हैं उनका एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव होगा, ओके। एंड इससे क्या होता है, एक्टिविटीज ओवरलैप नहीं होती, वहां पे क्या होता है, ऑर्डर्स ओवरलैप नहीं होते, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होती, और यहाँ पे एक्टिविटीज आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी, क्योंकि जो भी प्लान होगा वो सिमिलर एक्टिविटीज जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव होगा उनके लिए ही फॉलो होगा, और पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी। वो पूरे एक एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, ये एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। इनके बीच डिफरेंशिएशन भी आता है एग्जामिनेशन में, वो हम PYQs और क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। 13th वन इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि फेयर पे देना एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को। ऐसा भी ना हो कि एम्प्लॉय को हम इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बच ही नहीं रहा है, और ऐसा भी ना हो कि हम एम्प्लॉय को उसके काम के अकॉर्डिंग पे नहीं कर रहे, बहुत कम पे कर रहे हैं। तो फेयर पे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। एंड द वेरी लास्ट वन, एस्पिरिट दे कॉप्स, यानी कि टीम स्पिरिट, यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। एस्पिरिट दे कॉप्स को बस टीम स्पिरिट से हम याद रख सकते हैं, और रिप्लेस आई विद वी, जहां पे भी हम बोल रहे हैं भाई आई, ओनली आई एंड आई, वो चीज गलत है, हर चीज को वी से रिप्लेस करना, आई विद वी। Now coming towards the our very last topic of this chapter, that is difference between Fayol and Taylor's theories of management. So यहाँ पे हमारे पास 7 bases है। First is perspective, second is unity of command, then third applicability, fourth basis of formation, fifth focus, sixth personality and seventh expression. तो सबसे पहले आता है perspective पे। तो Fayol का perspective था top level management, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का था, और टेलर शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री पे था, ठीक है। अब देखो इसके पीछे
कुछ के पीछे रीजंस भी है, बट कुछ हमें थोड़ा सा रट्टाफाई भी करना पड़ेगा यहाँ पे, बट ओनली 2-3 पॉइंट्स, बाकी सबके पीछे लॉजिक्स है ऑफ कोर्स। बट हाँ, पर्सपेक्टिव के लिए फेयोल टॉप लेवल मैनेजमेंट का था और टेलर शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री। सेकेंड, यूनिटी ऑफ कमांड। फेयोल में है स्टॉन्च प्रोपोनेंट। स्टॉन्च प्रोपोनेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेयोल के प्रिंसिपल में तो है ही यूनिटी ऑफ कमांड ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट। तो स्टॉन्च प्रोपोनेंट का मतलब होता है कि वो है ही है, वो जरूरी है, एसेंशियल है। बट टेलर में है डिड नॉट फील इट इंपॉर्टेंट एज इट इंक्लूड्स फंक्शनल फोरमैनशिप। वहां पे तो फंक्शनल फोरमैनशिप हो रही है, ऑलरेडी 8 फोरमैन्स है जिनके अंडर वर्क हो रहा है, राइट। तो वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा है, बट फेयोल में हो रहा है, तो दैट इज स्टॉन्च प्रोपोनेंट, वहां पे एसेंशियल है। थर्ड, एप्लीकेबिलिटी। तो फेयोल में तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सारा कुछ, बट टेलर में क्या है, सिर्फ स्पेशलाइज सिचुएशन में ही हम टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो यूज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा याद रखने वाली चीज है। फोर्थ इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फेयोल ने सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किया है, ऑल राइट, बट टेलर ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से किया है। एंड फिफ्थ इज इनका फोकस क्या था। तो फेयोल का तो था कि भाई मुझे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को ही इम्प्रूव कर देना है, बट टेलर का क्या था, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, बस मुझे सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे फोकस था। सिक्स्थ, पर्सनैलिटी। तो फेयोल एक प्रैक्टिशनर था, ऑन दी अदर हैंड टेलर एक साइंटिस्ट था। एंड द वेरी लास्ट, सेवेंथ, एक्सप्रेशन। सो फेयोल का था जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद करना पड़ेगा। टेलर का साइंटिस्ट से ही हम याद कर सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, और वैसे फेयोल का भी कर सकते हैं कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो उसका फोकस है, सो उसके एक्सप्रेशन भी क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल वे में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू अ लॉट एंड आई विल बी बैक सून with the chapter 3 of BST, that is business environment. Thank you so much. Like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.